उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मोहदा थाना क्षेत्र का रमना गांव 13 नवंबर 2025 की सुबह करीब 8:30 का वक्त। धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि गांव की मेन रोड पर अचानक दो नौजवान लड़कों की नजर उस चीज पर पड़ती है जिसने पूरे इलाके की रूह तक हिला दी। सड़क पर बड़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ और वो खून के धब्बे सीधे रोड से हटकर अंदर घनी झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। लड़कों के कदम खुद ब खुद उन निशानों को फॉलो करने लगे। दिल धड़क रहा था, दिमाग सवालों से भरा था, पर जिज्ञासा उन्हें रोके नहीं रोक रही थी। जैसे जैसे वो झाड़ियों के करीब आते गए, खून के धब्बे और गहरे होते गए, और फिर जब उन्होंने झाड़ियों को हाथ से हटाकर अंदर झांका, उनकी चीख निकलती निकलती रह गई। वहां एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी, पूरी तरह लहूलुहान। खून इतना बह चुका था कि मिट्टी तक लाल हो चुकी थी, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उस महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, मानो किसी ने उसकी जान ही नहीं, उसकी इज्जत भी बेरहमी से छीन ली हो। दोनों लड़के घबराकर चीखने लगे, उनकी आवाज दूर तक गूंजी। कुछ ही मिनटों में आसपास के लोग भागते हुए मौके पर पहुंचने लगे। जिसे भी बॉडी दिखाई दी, चेहरे का रंग उड़ गया। गांव में दहशत फैलने लगी और भीड़ में से ही किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ समय बाद हमीरपुर पुलिस पूरे प्रेशर के साथ मौके पर पहुंच गई। लाश देखकर खुद पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए ठिठक गए। मामला कितना सीरियस है ये समझने में उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगा। तुरंत सर्कल ऑफिसर को सूचना दी गई। फिर जिले के एसपी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सबको बिना देरी बुला लिया गया। पूरा इलाका कुछ ही मिनटों में पुलिस की चमकती लाइटों और पीली पट्टियों से घिर गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सबूत जुटाने में लग चुके थे। डॉग स्क्वाड जगह जगह सेंट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले अपनी अपनी थ्योरी बना रहे थे, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। ये महिला आखिर है कौन? उसकी पहचान क्या है? वो यहां कैसे पहुंची? उसे इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मारा? ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस मिस्ट्री वुमन की पहचान आखिर कैसे पता चले, क्योंकि बॉडी के पास से न कोई मोबाइल, न पर्स, न कोई आईडी प्रूफ, कुछ भी नहीं मिला था। हर निशानी गायब। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने पूरी प्लानिंग के साथ किरण की पहचान मिटाने की कोशिश की हो। पुलिस ने सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ शुरू की। क्या कोई इस महिला को पहचानता है? क्या किसी ने इसे आसपास कभी देखा है? लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस महिला को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। इस बात से पुलिस को एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया। किलिंग स्पॉट ये नहीं है, यह मर्डर कहीं और हुआ है, और बॉडी को यहां फेंक कर कातिल फरार हो गया। इसी दौरान भीड़ में खड़े कुछ लोग डेड बॉडी की फोटो अपने मोबाइल में ले लेते हैं, और थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर जगह एक ही फोटो घूमने लगती है। हमीरपुर की झाड़ियों में मिली मिस्टीरियस न्यूड महिला की डेड बॉडी। पुलिस चाहकर भी इसे रोक नहीं पाती, लेकिन इसी वायरल फोटो से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 15 नवंबर 2025 की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। फोन पर मौजूद आदमी की आवाज कांप रही थी। वह कहता है, सर, सोशल मीडिया पर जो महिला की फोटो घूम रही है, वो मेरी बहन जैसी लग रही है। उसका नाम राजेश था। पुलिस तुरंत उसे और उसके परिवार को थाने बुला लेती है। जैसे ही परिवार वालों को डेड बॉडी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, माहौल पल भर में भारी हो जाता है। राजेश की मां की चीख निकल जाती है, और राजेश अपनी आंखों में पानी रोके बस इतना कहता है, सर, यह मेरी बहन किरण है। अब बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी, नाम मिल गया था, लेकिन इस नाम के साथ सामने आ रही थी एक बेहद दर्दनाक कहानी। पुलिस ने किरण के जीवन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि किरण महोदा थाना क्षेत्र के मकई गांव की रहने वाली थी। सिर्फ 1 साल पहले उसकी शादी विनोद नाम के एक सीआरपीएफ जवान से हुई थी। शादी के कुछ ही महीने बाद हालात बिगड़ने लगे। विनोद और उसका परिवार दहेज के लिए उस पर प्रेशर बनाते रहे। उन्हें चाहिए थी एक ब्रेजा कार और 5 लाख रुपए कैश, और दहेज न मिलने पर शुरू हो गई थी मारपीट,
गाली गलौज, टॉर्चर की एक न खत्म होने वाली कहानी। जिंदगी से परेशान किरण आखिरकार मायके वापस आ गई थी। अब पुलिस को सबसे पहले शक सीधा उसी जगह जाता है जहां ज्यादातर मामलों में जाता है, पति विनोद की तरफ। मोटिव भी था, हिस्ट्री भी थी, और किरण के घर वालों ने खुद बताया था कि कुछ दिन पहले ससुराल पक्ष ने जहर देकर उसको मारने की कोशिश तक की थी। हर एंगल से देखा जाए तो सबसे बड़ा सस्पेक्ट विनोद ही लगता था। इसीलिए पुलिस बिना देर किए विनोद के घर पहुंचती है। बारीकी से पूछताछ होती है। किरण किस दिन घर से निकली? विनोद कहाँ था? उसकी फैमिली क्या कर रही थी? सब कुछ क्रॉस चेक किया जाता है और फिर सामने आते हैं कुछ सॉलिड प्रूफ्स। जिस दिन किरण की हत्या हुई, उस रात विनोद अपनी सीआरपीएफ ड्यूटी पर था। उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, लोकेशन लॉग्स, सब कुछ मैच करता है। वो घर पर था ही नहीं। बाकी ससुराल वाले भी अपने घर में मौजूद थे। इसका भी पक्का सबूत पुलिस के पास आ जाता है। काफी ग्रिलिंग के बाद पुलिस को साफ समझ आ जाता है कि इस केस में विनोद या उसके परिवार का कोई हाथ नहीं है। कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आता जो उन पर शक डाले। और ठीक इसी समय इस केस को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाली चीज सामने आती है, किरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि किरण की मौत 12 नवंबर की रात 11 और 12 बजे के बीच हुई थी, यानी मर्डर टाइम फिक्स्ड हो गया था। अब पुलिस तुरंत डीप डाइव में जाती है और सबसे पहले निकलवाती है किरण की सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। और यहीं से शुरू होता है केस का सबसे खास ट्विस्ट। सीडीआर में पता चलता है कि 12 नवंबर की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच किरण ने एक ही नंबर पर बार बार कॉल किया था, कई बार। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल खंगालती है तो झटका लगता है। वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित यादव का था, यानी वही आदमी जो किरण के दहेज उत्पीड़न वाले केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। पहले तो पुलिस सोचती है कि शायद केस की वजह से बात हुई हो, लेकिन शक हवा में मंडराने लगता है। पुलिस अब उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है जहां बॉडी मिली थी, और तभी आता है एक ऐसा फुटेज जिसने केस की कहानी उलट-पुलट दी। 12 नवंबर की देर रात एक कैमरे में साफ दिखता है कि किरण एक कार में बैठी हुई है। नंबर ट्रेस किया जाता है, डेटा खुलता है, और सामने आता है एक चौंका देने वाला सच। वो कार किसी और की नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर अंकित यादव की थी। अब तस्वीर और साफ होने लगी थी। किरण की लास्ट कॉल अंकित को, उसकी लास्ट लोकेशन अंकित की कार, और लास्ट टाइम किरण को जिंदा देखा गया तो वह भी अंकित यादव के साथ ही। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां पुलिस को साफ दिख रहा था कि इस पूरी वारदात में अंकित यादव का रोल सिर्फ शक तक सीमित नहीं था, वो इस केस का की प्लेयर बन चुका था। इसलिए पुलिस सीधे उससे सवाल जवाब करने उसके सामने पहुंचती है। सबसे पहला सवाल, 12 नवंबर की रात क्या किरण तुम्हारे साथ थी? अंकित बिना पलक झपकाए बोल देता है, नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी। हाँ, उसने कॉल जरूर किया था क्योंकि मैं उसके केस पर काम कर रहा था, बस इतना ही। लेकिन पुलिस जानती थी कि यह झूठ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पहले ही बता चुका था कि किरण उसी की कार में बैठी थी, यानी अंकित की पहली ही बात गिर चुकी थी। पुलिस का शक अब गहरा नहीं, ठोस होता जा रहा था। लेकिन वह भी जानती थी, एक वर्दी वाले अफसर को बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के अरेस्ट करना आसान नहीं होता। इसलिए पुलिस ने अगला सबसे स्ट्रांग कदम उठाया, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग। और यह कदम केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड में साफ साफ दिख गया कि 12 नवंबर की रात 8 बजे से 12 बजे तक, 4 घंटे तक, किरण और अंकित यादव की लोकेशन एक ही थी। एक ही एरिया, एक ही रेंज, एक ही सिग्नल जोन। यानी अब यह ऑफिशियली साबित हो चुका था कि किरण आखिरी बार अंकित के साथ ही थी। यही वो ठोस सबूत था जिसकी पुलिस को जरूरत थी, और इसी आधार पर सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट के बाद शुरू हुआ असली सवाल जवाब का दौर। तीखे, पैने और सीधे वार करने वाले सवाल। उस रात तुम किरण के साथ क्यों थे? किरण को बार बार कॉल क्यों किया? और सीडीआर में पिछले 4-5 महीनों की घंटों घंटों लंबी कॉल्स का क्या मतलब है? अगर रिश्ता सिर्फ केस का था तो रात रात भर की बात क्यों? पुलिस ने सारे डिजिटल सबूत उसके सामने रख दिए, और आखिरकार एक वर्दी वाला अफसर भी टूट गया,
अंकित यादव ने अपना सिर झुका लिया और सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि 12 नवंबर की रात उसकी किरण से लंबी बात हुई थी। यही नहीं, किरण उससे मिलने आई भी थी। दोनों देर रात हाईवे पर घूमने गए और फिर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच किसी वजह से बात इतनी बिगड़ी कि अंकित यादव ने खुद किरण की हत्या कर दी। उसके बाद उसने किरण की बॉडी को रमना गांव के किनारे झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया ताकि कोई पहचान न सके, कोई कनेक्शन न मिले। सवाल यही था, अंकित यादव जैसे सब इंस्पेक्टर ने एक ऐसी महिला की हत्या क्यों कर दी जिसकी फाइल पर वो खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था? क्योंकि यहां पर कहानी में छुपा था एक ऐसा काला सच जिसने इस पूरे केस को पूरी तरह पलटकर रख दिया। अंकित यादव ने जो बातें पुलिस के सामने कबूल की, उनसे पूरी तस्वीर एकदम साफ और डरावनी हो जाती है। असल में अंकित यादव ने 2023 में यूपी पुलिस में एएसआई की पोस्ट पर ज्वाइन किया था। 2024 में उसकी पोस्टिंग मोदा थाना क्षेत्र के एक पुलिस स्टेशन में हुई। इसी साल 2024 में किरण सिंह पहली बार थाने पहुंची थी। वो अपने पति विनोद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस लिखवाने आई थी। उसी दिन उसी थाने में उसकी मुलाकात पहली बार अंकित यादव से हुई और इसी केस की जांच की जिम्मेदारी भी अंकित को दी गई थी। यही वो मोमेंट था जब कहानी ने अपना रुख बदला। किरण खूबसूरत थी, नाजुक थी और सबसे बड़ी बात, वो अकेली थी। शादी टूट चुकी थी, मायके में रह रही थी और लगातार मानसिक तनाव झेल रही थी। उसके पति की तरफ से टॉर्चर, उसके परिवार की बेइज्जती और कोर्ट थाने के चक्कर, सब कुछ उसके सिर पर था और इसी अकेलेपन का फायदा उठाया अंकित यादव ने। पहले वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करता था, केस के सिलसिले में कॉल करता था, डॉक्यूमेंट मांगता था, पूछताछ करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉल्स केस से कम और पर्सनल बातें ज्यादा होने लगीं। शुरुआत केस की थी, लेकिन बात दोस्ती तक पहुंच गई। किरण भी इमोशनली वीक थी। उसे भरोसे का सहारा चाहिए था। उसे लगा कि एक पुलिस अफसर उसकी मदद कर रहा है, उसके साथ खड़ा है, उसकी बात सुनता है। धीरे धीरे अंकित उसके दिन रात की रूटीन का हिस्सा बन गया। फोन पर घंटों बातें होने लगीं, कभी दिन में, कभी देर रात तक, कई घंटे लगातार। किरण और अंकित की दोस्ती अब फोन कॉल्स, मीटिंग्स और लगातार बातचीत के बीच इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद पता नहीं चला। किरण पहले से ही टूटी हुई थी। पति की मारपीट, दहेज की मांग, मानसिक तनाव, उसका मन किसी सहारे की तलाश में था और उसको वो सहारा अंकित यादव में दिखा। अंकित उसकी बातें सुनता था, उसके दुख समझता था, खुद को उसके साथ खड़ा दिखाता था। धीरे धीरे किरण को लगने लगा कि यही उसका नया जीवन साथी है, उसका नया फ्यूचर, उसका नया घर। कुछ महीनों में वो पूरी तरह अंकित के प्यार में डूब चुकी थी, इतनी कि अपने कुछ प्राइवेट मोमेंट्स तक वो अंकित के साथ शेयर करती थी। उसे लगा था कि अंकित ही उसका फ्यूचर हस्बैंड होगा। लेकिन कहानी की यह सच्चाई सिर्फ किरण की तरफ से थी। अंकित यादव कभी भी रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता ही नहीं था। उसकी नजर में किरण के साथ बिताया गया हर मोमेंट सिर्फ टाइम पास था। न कोई कमिटमेंट, न कोई फ्यूचर, बस एक वल्नरेबल लड़की के भरोसे का फायदा। लेकिन किरण को सच्चाई का एहसास तब हुआ जब उसने खुद एक दिन साफ साफ कह दिया, मैं विनोद को तलाक देकर तुमसे शादी करना चाहती हूं। यही बात सुनकर अंकित पीछे हट गया। उसने साफ इनकार कर दिया। किरण को जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। और तभी किरण का दर्द गुस्से में बदल गया। उसने अंकित से कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। मैं बताऊंगी कि तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे साथ संबंध बनाए। मैं बताऊंगी कि तुमने मुझे इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह से एक्सप्लॉइट किया। तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम फंसोगे और मैं तुम्हें छोड़े बिना नहीं रहूंगी। किरण की ये बातें सुनते ही अंकित के भीतर डर पैदा हो गया। एक पुलिस अफसर होने के बावजूद वो जानता था कि यह केस उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसका करियर खत्म हो सकता है, वर्दी उतर सकती है, नाम बदनाम हो सकता है। यहीं से अंकित यादव के मन में जन्म हुआ उस खतरनाक प्लान का, एक ऐसा प्लान जिसमें न प्यार था, न पछतावा, बस डर, लालच और बचाव।
12 नवंबर 2025 की शाम को ही अंकित ने किरण को अपने पास बुलाया। फोन पर उसने कहा, आज बात फाइनल कर लेंगे, शादी की बात आज क्लियर होगी। और किरण भरोसा करके चली आई। दिल में उम्मीद थी, पर उसके कदम किसी जाल की तरफ बढ़ रहे थे। अंकित ने पहले प्यार की मास्क पहनी, मीठी बातें की, पर जब किरण आखिरी बार जिद करने लगी कि वह उससे शादी कर ले, तो अंकित ने चेहरा बदल लिया। उसने जो दोस्ती, जो भरोसा जताया था, सब छलावा था। उसकी गाड़ी में पहले से ही एक भारी रोड और एक चाकू रखा हुआ था, एकदम प्री प्लान्ड, एकदम किलर प्लान। पहले उसने किरण के सिर पर रोड से वार किया, इतनी ताकत से कि किरण होश ही खो बैठे। फिर गला दबाकर ब्रीदिंग बंद करवाई और चाकू से बार बार वार किए ताकि जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो जाए। बाद में उसने बेरहमी से उसका मोबाइल, पर्स और आईडी उठा ली, सारे कपड़े निकाल दिए ताकि पहचान मिट जाए, मानो कोई निशान न रहे। फिर रात में उसने उसे रमना गांव वाली सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया, जैसे कोई सीन बनाकर फेंक दे, ताकि केस राह चलते किसी अनजान की तरह दिखे। घर लौटकर उसने अपनी गाड़ी अच्छे से धोई, सीटें साफ कीं। लग रहा था कि सब क्लीन, कोई सबूत नहीं, वो सुरक्षित है। लेकिन यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। कातिल चाहे कितना भी स्मार्ट हो, चाहे वर्दी हो या आम आदमी, डिजिटल फुटप्रिंट्स, सीसीटीवी, लोगों की नजरें और सबूत उसे पकड़ ही लेती हैं। और यही हुआ, सच धीरे धीरे बाहर आया। लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल उठाया। हम पुलिस पर इतना भरोसा करते हैं कि सबसे पहले हम सुरक्षार्थ उनके पास जाते हैं, पर अगर वही वर्दीधारी भक्षक बन जाए तो हमारा क्या? इस कहानी से साफ संदेश मिलता है, ब्लाइंडली प्यार में मत पड़ो, किसी पर इमोशंस में टूटकर भरोसा मत करो। किसी के साथ जाना हो तो पहले 10 बार उसके बैकग्राउंड, उसका व्यवहार, उसकी हिस्ट्री चेक करो, ताकि प्यार महफिल न बने, बल्कि सुरक्षा का खतरा बनकर न लौटे। कहानी का दर्द यही है कि एक भरोसेमंद चेहरे के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है, और यही बात आपको जागरूक करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।